सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। दोस्तों आज हम डिमांड वाले चैप्टर का रिवीजन करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंप्लीट कोर्स चाहते हैं पूरा हैंड रिटन नोट्स के साथ में, कंप्लीट रिवीजन है दोस्तों। सारा क्वेश्चन बैंक मैंने डिस्कस कर रखा है। दिस इज ए लेटेस्ट रिकॉर्डिंग फॉर 2021 एग्जाम्स। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। यू कैन सब्सक्राइब इट, राइट। और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों आज मैं डिमांड वाला जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका रिवीजन आप लोगों को करवाने जा रहा हूं, राइट। तो चलो भाई फटाफट से स्टार्ट हो जाते हैं आज की रिवीजन क्लास में। ये रहा दोस्तों डिमांड एंड रिकवरी का फुल रिवीजन। और यहां पर दोस्तों एक शानदार टेबल आप लोगों को दी गई है। ये कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ रहा हूं, वहां से आप लोग ले सकते हो। डिमांड एंड रिकवरी अंडर जीएसटी। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, डिपार्टमेंट कैसे कैसे दोस्तों पेनल्टी लगाता है, कैसे वो आपके ऊपर नोटिस इशू करता है, शोकोज नोटिस क्या चीज होती है, डिमांड नोटिस क्या चीज होती है, सारा कंप्लीट रिवीजन दोस्तों आज की इस क्लास में आप लोगों को मिलने वाला है। तो दिल थाम कर बैठिएगा। सबसे पहली बात दोस्तों इस चैप्टर में मैं आप लोगों को बता दूं, दो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 73 और 74। दोस्तों ये जो दो सेक्शन है ना, 73 एंड 74, इसके बारे में मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। ये दोनों ही सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। 73 नॉर्मल केसेस को डील करता है, 74 फ्रॉड वाले केसेस को डील करता है। तो भाई सीधी सी बात है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप टैक्स जमा करा दो, इंटरेस्ट जमा करा दो, और वो भी नोटिस को इशू होने से पहले, मतलब डिपार्टमेंट एक नोटिस देता है जिसको हम लोग शोकोज नोटिस बोलते हैं, अगर उससे पहले आप पूरा टैक्स जमा करा दोगे, इंटरेस्ट जमा करा दोगे, कोई पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगाई जाएगी इफ इट इज नॉर्मल केस, ठीक है। और अगर फ्रॉड केस है, आपने चीजों को छिपाया है, आपने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, आपने सप्रेशन किया है दोस्तों, तो 74 लगेगा। और सेक्शन 74 में यू हैव टू पे द पेनल्टी 15% ऑफ द टैक्स अमाउंट। ध्यान रखना ये 15% टैक्स पर लगेगा, इंटरेस्ट पर नहीं। नोटिस इशू नहीं होगा दोस्तों अगर आप पहले जमा करा दोगे। और अगर नोटिस इशू हो गया है, डिपार्टमेंट ने जो शोकोज नोटिस देना था ये अगर इशू हो गया है भैया, तो उसके 30 दिन में अगर आप जमा करा दोगे तो भी नो पेनल्टी अंडर सेक्शन 73। लेकिन फ्रॉड केस में दोस्तों पेनल्टी बढ़ जाएगी। जहां पहले 15% था वहां 25% आप लोगों को पेनल्टी जमा करानी पड़ेगी। एंड जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं उन सबको कंक्लूडेड मान लिया जाएगा, कंक्लूडेड मान लिया जाएगा, राइट। टैक्स अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट विद इन 30 days ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। तो दोस्तों एक तो होता है शोकोज नोटिस और एक होता है भाई कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। तो दोस्तों जैसे ही ऑर्डर पास होता है, जैसे ही ऑर्डर पास होता है उसके 30 दिन में अगर आप पूरा टैक्स जमा करा देते हो, क्योंकि पहले शोकोज आएगा फिर ऑर्डर आएगा जिसको आप डिमांड ऑर्डर बोलते हो। तो डिमांड ऑर्डर आने के बाद अगर 30 days में आपका पूरा टैक्स जमा हो जाता है, इंटरेस्ट जमा हो जाता है, तो भैया ओनली 10% टैक्स, ओनली 10% टैक्स लगेगा और 10,000 रुपए, विच एवर इज हाइयर। लिमिट फिक्स है दोस्तों। हां अगर फ्रॉड केस है, देखो पेनल्टी पहली बार लग रही है नॉन फ्रॉड केस में। फ्रॉड केस में यही अमाउंट 50% हो जाएगा टैक्स अमाउंट का, जो आप लोगों को यहां पर पे करनी पड़ेगी, राइट। प्रोसीडिंग्स कंक्लूड मानी जाएगी। अरे अगर 30 days भी निकल गए डिमांड ऑर्डर के बाद, अगर दोस्तों 30 days भी निकल गए हैं, 30 days भी यहां पर कंप्लीट हो गए हैं, तो बता दूं भैया टैक्स का 10% लगेगा और 10,000 रुपए विच एवर इज हाइयर। टैक्स का 10% लगेगा और 10,000 रुपए विच एवर इज हाइयर, 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट। यहां पर दोस्तों 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट के बराबर पेनल्टी लगाई जाएगी। अच्छा एक बात और बता दूं, ये पेनल्टी चार्जेबल नहीं होती है जब आप सेल्फ असेस टैक्स जमा करा देते हो, वो भी विद इंटरेस्ट। सेल्फ असेस का मतलब है जो आपने रिटर्न में खुद से निकाला, वो भी विद इंटरेस्ट विद इन 30 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। तो ये टेबल बड़े काम की है। टेबल भी में दोस्तों टाइम लिमिट बताई गई है। देखो नॉर्मल और फ्रॉड दो तरह के केस होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नोटिस की, उसके बाद बात करेंगे ऑर्डर की। पहले नोटिस आएगा फिर ऑर्डर पास होगा।
तो नोटिस जो होता है दोस्तों उसमें टाइम लिमिट होती है 2 साल और 9 महीने की, 2 years and 9 months। और ये सब कहां से गिनना है आपको? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। किसी भी ईयर की जो एनुअल रिटर्न होती है वो नेक्स्ट ईयर का जो 31 दिसंबर आता है उसको हम ड्यू डेट बोलते हैं। तो वहां से आपको 2 साल 9 महीने मिलेंगे, राइट। और अगर फ्रॉड केस है भैया तो 4 साल 6 महीने मिलेंगे वहीं से ड्यू डेट से, ठीक है। लेकिन इसका जो ऑर्डर पास होगा, फाइनल ऑर्डर जिसको आप डिमांड ऑर्डर बोलते हो, अगर नॉर्मल केस है तो 3 साल और फ्रॉड केस है तो 5 साल, वहीं से ड्यू डेट से। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ऑर्डर के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, शोकोज में जितना टाइम चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा, 3 मंथ्स ज्यादा या 6 मंथ्स ज्यादा। अच्छा, अगर आपने किसी से टैक्स ले लिया और आपने जमा नहीं कराया, भैया उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको देना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को जमा कराना पड़ेगा विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस, ठीक है। और डिपार्टमेंट यह ऑर्डर पास कर सकता है। ऑर्डर कितने दिन में? 1 साल में, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस। अच्छा, नोटिस की कोई टाइम लिमिट यहां पर लॉ में नहीं है। तो टैक्स अगर ले लेते हो किसी से जमा कराने के लिए, भैया उसके लिए आपको जमा कराना ही पड़ेगा। और अगर सेल्फ असेस टैक्स जमा नहीं कराया, भाई खुद ने टैक्स निकाला, खुद ने रिटर्न भरी और टैक्स जमा नहीं कराया, भैया कोई नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है। लॉ में लिखा है नो नीड टू इशू अ शो कॉज नोटिस, और रिकवरी तुरंत स्टार्ट होगी दोस्तों, राइट। देयर आर सम मॉनेटरी लिमिट्स, जिसमें टैक्स की लिमिट्स बताई गई है। अगर आप नहीं पे करते हो, शॉर्ट पे करते हो, गलत तरीके से डिपार्टमेंट से रिफंड ले लेते हो और आईटीसी का रॉन्ग इनपुट क्रेडिट लेते हो दोस्तों, तो कौन सा ऑफिसर की कितनी पावर होती है, कितनी औकात होती है? सीधे शब्दों में सुपरिंटेंडेंट नॉट मोर देन 10 लाख, आईजीएसटी में 20 बोल दो, ठीक है, सी और आई में 20 बोल दो। डीसीएसी की है 10 लाख से ज्यादा, नॉट मोर देन 1 CR, आईजीएसटी में डबल कर देना। एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर की होती है अबव 1 करोड़ विदाउट एनी लिमिट, और यही लिमिट वहां 2 करोड़ हो जाती है आईजीएसटी में। अच्छा दोस्तों, अगर किसी मैटर पर एक से ज्यादा ऑफिसर ने ऑर्डर इशू कर दिए हैं तो आप कौन से ऑफिसर की सुनोगे? मान लो कोई मैटर था जिसके अंदर एडिशनल कमिश्नर का भी नोटिस आ गया क्योंकि वो 1 करोड़ से ज्यादा की लाइबिलिटी को मानता है, और उसी मैटर में एसीडीसी ने भी नोटिस दे दिया आपको क्योंकि वो उसमें 1 करोड़ से नीचे का मैटर मानता है, तो आप किसको जवाब दोगे? तो लॉ में लिखा है जिसमें हायर अमाउंट इन्वॉल्व होगा, तो हायर अमाउंट बट ऑब्वियस है एडिशनल कमिश्नर के नोटिस में होगा तो आप उसको मानोगे। जनरल प्रोविजन, भैया स्टे ऑर्डर हमेशा एक्सक्लूड होता है जब आप टाइम लिमिट निकालते हो, 2 साल वाली, 2 साल 9 महीने या 4 साल 6 महीने, वॉट एवर द टाइम लिमिट, जो स्टे पीरियड होता है जो कोर्ट ने बीच में स्टे किया उसको एक्सक्लूड करते हैं। फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट, सप्रेशन, अगर आप नॉट एस्टेब्लिश फॉर ए नोटिस इन अ फ्रॉड केस, अगर मान लो डिपार्टमेंट ने किसी चीज को फ्रॉड केस मान लिया, बाद में पता चला अरे वो तो फ्रॉड केस नहीं था, तो जो भी चीजें होगी भैया वो नॉर्मल केस के अकॉर्डिंग देखी जाएगी। और मैं आपको बता दूं डियर, यहां पर ऑर्डर इशू किया जाएगा, शैल बी इशूड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डायरेक्शंस। एडजॉर्नमेंट 3 बार से ज्यादा नहीं मिलता है किसी भी पार्टी को। एडजुडिकेशन ऑर्डर, जिसको आप लोग इनकम टैक्स में असेसमेंट ऑर्डर बोलते हो, ये स्पीकिंग ऑर्डर होता है। स्पीकिंग का मतलब इसमें सब कुछ लिखा होता है भाई किस बेसिस पर ये ऑर्डर पास किया गया है। टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी जरूरी नहीं है। नोटिस में जो आपको टाइम, जो शोकोज में जो आप लोगों को अमाउंट बताते हैं ना भैया, उससे ज्यादा डिमांड नहीं कर सकते, राइट। और ये सब मैंने बता ही दिया। एडजुडिकेशन ऑर्डर की टाइम लिमिट मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को, सो दैट इज। अच्छा, सेक्शन 76 से टैक्स कलेक्टेड बट नॉट डिपोजिटेड, भैया अगर आपने किसी से टैक्स ले लिया है तो जमा कराना पड़ेगा, वेदर वो सप्लाई टैक्सेबल हो या ना हो डजंट मैटर। अगर आपने टैक्स के नाम से पैसे लिए हैं तो यू शुड डिपोजिट विद दी गवर्नमेंट, राइट। इसके बाद टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड एंड पेड टू सीजी और एसजी, आई लगना चाहिए था सी लगा दिया, सी लगना चाहिए था आई लगा दिया, तो भैया जो लगा दिया वो तो रिफंड हो जाएगा, लेकिन पहले जो लगाना चाहिए था इट शुड बी पेड, इट शुड बी पेड। इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। रिकवरी प्रोसीडिंग सेक्शन 78 79 में बताइए, भैया कोई भी ऑर्डर पास होने के बाद 3 महीने में पेमेंट कर दो, अगर नहीं करोगे तो सुन लो रिकवरी आपके ऊपर स्टार्ट कर दी जाएगी। सर क्या क्या तरीके होते हैं रिकवरी के? भैया आपका कोई पैसा रिफंड बनता है उसमें से डिडक्ट कर लेंगे, आपका कोई गुड्स है उसको बेचकर रिकवरी करेंगे, ठीक है, आपकी इन्वेंट्री रिकॉर्ड बनाएंगे, गार्निशी प्रोसीडिंग हो सकती है। अगर आपका पैसा थर्ड पर्सन से आप मांगते हो तो ये थर्ड पर्सन के पास पहुंच जाएंगे और कहेंगे भाई देखो मिस्टर रामलाल का पैसा आपके पास है क्या? बोले हाँ जी, तो बोले हमको पे कर दो,
तो वो जो थर्ड पर्सन होता है वो पे करेगा। सपोज रामलाल की डिमांड है, रामलाल ने बैंक में एफडी करा रखी है, तो वो बैंक में पहुंच जाएंगे डिपार्टमेंट वाले और एफडी से वाले से पैसे, बैंक से पैसे ले लेंगे। अच्छा, बैंक अपनी लाइबिलिटी के प्रति फ्री माना जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर लॉ में पावर है, डिपार्टमेंट गार्निशी प्रोसीडिंग लगा सकता है। गार्निशी का मतलब होता है तीसरे पर्सन से रिकवरी कर लो, ठीक है, ये सारी बात है। आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचकर ये लोग रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है, बेच के रिकवरी कर सकते हैं। और ये लोग जब रिकवरी करते हैं दोस्तों, बेचकर जो अमाउंट आता है, तो पहले वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में जो है एडजस्ट होता है, फिर वो जो रिकवर अमाउंट है उसमें होता है, फिर कोई और डिफॉल्ट है आपका लॉ में उसमें होता है, फिर अगर कुछ बचता है तो डिफॉल्टर को लौटा दिया जाता है, वैसे बचता नहीं है। अगर लैंड रेवेन्यू की तरह रिकवरी, दोस्तों इसको सर्टिफिकेट एक्शन भी बोलते हैं। अगर आपकी किसी एरिया में प्रॉपर्टी है, आपका बिजनेस है, तो डिपार्टमेंट एक सर्टिफिकेट बनाता है और उस एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसको देता है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसके बेसिस पर एक्शन लेता है, ठीक है, फाइन इंपोज किया जा सकता है, डिक्री, ये सब तरीके हैं दोस्तों। सेक्शन 80 में आपको इंस्टॉलमेंट पे करने का ऑप्शन होता है, आप चाहो तो 1 इंस्टॉलमेंट में या टुकड़ों में पैसा जमा करा सकते हो, लेकिन ये जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम है दोस्तों, इसमें आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। एक भी इंस्टॉलमेंट अगर आपकी बाउंस हो गई तो फिर पूरे पैसे एक साथ जमा कराने पड़ेंगे। अच्छा दोस्तों, 25,000 से अगर कम का मामला है तो वहां इंस्टॉलमेंट सिस्टम नहीं चलता। सेक्शन 81 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन केस। दोस्तों अगर किसी प्रॉपर्टी पर डिपार्टमेंट ने अपना पोजीशन ले लिया है या अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया, उसके बाद अगर आप उसको बेचते हो या उस पर किसी भी तरह का अगर आप कोई चार्ज क्रिएट करते हो दोस्तों, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो वॉइड माना जाएगा। अच्छा, प्रॉपर्टी पर जो पहला चार्ज होता है वो टैक्स का माना जाता है, मतलब किसी भी बिजनेसमैन की या किसी भी बंदे की प्रॉपर्टी पर पहला राइट टैक्स को रिकवर करने का है। प्रोविजनल अटैचमेंट के पावर है सेक्शन 83 में। अगर ऑफिसर को लगता है कि कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी बेचकर भाग रहा है, ठीक है, सरकार को नुकसान होगा, तो उसकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया जा सकता है 1 ईयर के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, राइट। जो अटैच प्रॉपर्टी होती है अगर वो पेरिशेबल या हैजार्डियस नेचर की है, तो भैया ऐसे सामान को क्या करेंगे, डिपार्टमेंट चाहेगा तो बेच भी सकता है। और अगर कोई उस सामान को छुड़ाना चाहता है तो भैया वो जो जब्त किया हुआ माल है उसकी मार्केट प्राइस या जितना ड्यू अमाउंट है विच एवर इज लोअर उतना पे करो और छुट्टी, राइट। टैक्सेबल पर्सन अगर फेल हो जाता है इस अमाउंट को पे करने में तो डिपार्टमेंट उसको बेचकर रिकवरी करता है। ये सारी बात है भाई। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे यहाँ पर नोट्स वगैरह सब कंप्लीट हो जाते हैं, रिवीजन हो गया होगा। आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, और भी बहुत सारे रिवीजन है, प्लेलिस्ट जाकर देखिए, सब कुछ मैंने बना रखा है। 2021 के सारे रिवीजन लेक्चर्स हैं, आप लोग एंजॉय करो, अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर करो भाई, लाइक कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच।